नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करने से पहले हम देखें कि मौर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उनकी जाति व वंश के बारे में वाद विवाद है। जैसे कुछ लोग उन्हें निम्न जातीय बताते हैं, जैसे विष्णु पुराण की मध्यकालीन टीका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म नंद राजा की पत्नी मुरा से हुआ, इसलिए वह मौर्य कहलाया। चूंकि नंदों को नाई शूद्र जाति से उत्पन्न माना गया, इसलिए मौर्यों को भी शूद्र माना गया। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शूद्र वंश में उत्पन्न एवं कुलहीन शब्द मिलता है। बौद्ध जैन ग्रंथ जो परिविष्ट प्रवन है, उसमें मौर्यों को न क्षत्रिय माना न शूद्र। वे चंद्रगुप्त को साधारण परिवार में उत्पन्न बताते हैं। परिशिष्ट प्रवन के अनुसार चंद्रगुप्त के गांव वाले मोर पालने का व्यवसाय करते थे, इसलिए उसे मोर कहा गया। जस्टिन नामक यूनानी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकॉट्स कहा और उसे निम्न कुल में उत्पन्न बताया। बौद्ध साहित्य दिव्यावधान व महावंश में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार भी मौर्य जो थे पीपली वन के क्षत्रिय शासक थे और इन लोगों ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को लेने के लिए दावा किया था, क्योंकि बुद्ध भी क्षत्रिय थे। अतः कुछ विद्वान इनको क्षत्रिय बताते हैं। जैसे पुराणों में कहा गया है कि मगध में अधार्मिक राजाओं को समाप्त करके, नंदों को समाप्त करके चाणक्य फिर से धार्मिक राजाओं का गद्दी पे बैठाएगा। चूंकि चाणक्य कट्टर ब्राह्मण था, इसलिए अगर चंद्रगुप्त निम्न जाति का होता तो चाणक्य उसे सिंहासन पर क्यों बैठाता। दूसरा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में संपूर्ण शासक के गुणों में एक उच्च गुण उसका उच्च कुल में उत्पन्न होना बताया। यदि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल में उत्पन्न हुआ होता तो वह उसके ही शासन काल में राजा के पद के लिए निम्न कुल के व्यक्ति को बैठाने का साहस नहीं करता, या निम्न कुल के व्यक्ति का निषेध नहीं करता कि वह ऐसा नहीं लिखता कि एक निम्न कुल का व्यक्ति राजा हो सकता है। अधिकांश लेखकों ने, जिसमें हेमचंद्र राय प्रमुख है, उन्होंने मौर्यों को क्षत्रिय वंशज बताया। ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्यों को नीची जाति का इसलिए बताया गया क्योंकि मौर्यों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण न देकर जैन धर्म व बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्यों को निम्न जाति का बताया गया। तो अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि मौर्य क्षत्रिय थे और वहाँ पीपली वन के शासक रहे उनके प्राचीन पूर्वज। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में हम कहानियों से, किंवदंतियों से उसके बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज पीपली वन के शासक थे। मगध द्वारा उनके राज्य पर अधिकार करने के कारण वे साधारण जीवन जीने लगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी मां के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र चला गया और एक दिन राजकीलम खेल के दौरान चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी और उसकी कुशाग्र बुद्धि व तेज से चाणक्य प्रभावित हुआ। और चाणक्य जो तक्षशिला का एक आचार्य था, जिसको मगध के नंद सम्राट धनानंद ने अपमानित करके निकाल दिया था, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह समूल नंद वंश का नाश करेगा।
ये कहा जाता है कि उसने अपनी शिखा जो चोटी होती है उसको उस समय तक खोले रखा जब तक उसने नंद वंश का नाश न कर दिया। उसने ऐसी प्रतिज्ञा ली। चाणक्य चंद्रगुप्त को शिक्षित करने के लिए तक्षशिला ले गया और उसने नंदों के विरुद्ध उसको तैयार किया और उसको शिक्षित किया। अब चंद्रगुप्त शिक्षित हुआ, शिक्षा दीक्षा उसकी भलीभांति हुई, चाणक्य द्वारा शिक्षित किया गया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त धनानंद के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सिकंदर की सहायता लेने गया, लेकिन चंद्रगुप्त की उद्दंडता के कारण सिकंदर ने उसे मार डालने की आज्ञा दे दी। अतः चंद्रगुप्त को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। तो सिकंदर से मदद लेने का जो प्रयत्न था वह असफल हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब जीतने की सोची। इस समय पंजाब पर यूनानी क्षत्रप फिलिप का अधिकार था, जो सिंध और पंजाब पर अधिकार रखता था। यूनानी क्षत्रप फिलिप। उत्तरी पश्चिमी प्रांत पर यूनानियों का अधिकार था। सिकंदर के लौटने के बाद चंद्रगुप्त ने इस प्रांत में विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों को भड़काना प्रारंभ किया। उसने पंजाब के लड़ाकू कबीलों की एक सेना तैयार की और हिमालय के पर्वतीय राजा पोरस से मैत्री स्थापित कर ली। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की जब मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उसके द्वारा नियुक्त प्रांतपतियों, जो प्रांतपति सिंध में, पंजाब में, उत्तर पश्चिमी भारत में सिकंदर नियुक्त करके गया था, वे विद्रोहियों पर नियंत्रण नहीं रख सके और ऐसे ही एक विद्रोह के समय यूनानी क्षत्रप फिलिप की 325 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दी गई थी। जस्टिन के अनुसार इन विद्रोहियों का नेता सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त था। जस्टिन ने लिखा कि यूनानी सत्ता के कमजोर पड़ते ही चंद्रगुप्त ने सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। शक्ति बढ़ने से अब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध विजय की योजना बनाई। अब मगध को जीतने की योजना किस प्रकार से बनाई? बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका, मिलिंद पन्नो और जैन ग्रंथ प्रविष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पहले सीधे एक बार पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया पर जीतने में असफल रहा। चंद्रगुप्त के बारे में एक कथा मिलती है कि भटकते हुए चंद्रगुप्त एक जंगल में पहुंचा। वहां एक बुढ़िया की झोंपड़ी में वह बुढ़िया द्वारा दी गई खिचड़ी को बार बार बीच में से खाने का प्रयत्न करता तो हाथ जल जाता। तब बुढ़िया ने उसे समझाया कि बेटा पहले किनारे से खाओ और सबसे बाद बीच में से खाओ। इससे चंद्रगुप्त को शिक्षा मिली कि पहले सीमा प्रांतों पर विजय पानी चाहिए। अतः उसने सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों पंजाब आदि को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाई। पर्वतीय राजा प्रवर्तक यानी पोरस से मित्रता की और उसके बाद उसने मगध पर आक्रमण किया। नंदों की विशाल सेना का सेनापति भद्रसाल था, जिस पर विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी। मुद्रा राक्षस के अनुसार धनानंद को पराजित करने के लिए चाणक्य को षड्यंत्र करना पड़ा और धनानंद युद्ध में परास्त हुआ। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार धनानंद को अपनी 2 पत्नियों व पुत्री के साथ जाने दिया गया, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धनानंद युद्ध में मारा गया। धनानंद का गड़ा हुआ खजाना चंद्रगुप्त को मिला और 321-322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने मगध में मौर्य वंश की नींव रखी। अब उसने पूरे भारतवर्ष पे विजय पाई, यानी जम्बूद्वीप पर उसने विजय पाई। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना के साथ समूचे भारत को रौंद डाला था। जस्टिन कहता है कि सारा भारत उसके कब्जे में था। बौद्ध ग्रंथ महावंश से ज्ञात होता है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप का सम्राट बनाया।
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ का जो गवर्नर था, प्रांतपति था, वो वैश्य पुष्यगुप्त था, सौराष्ट्र प्रांत का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और उस वैश्य पुष्यगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये स्पष्ट है कि पश्चिम का सौराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। तमिल लेखक मामूल नार के अनुसार चंद्रगुप्त ने तिनवेली तक विजय यात्रा की। मैसूर से कुछ अशोक के अभिलेख, लघु शिलालेख मिले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अशोक ने केवल कलिंग, खस और नेपाल को जीता था, तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया था। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार शांत प्रकृति का था, इसलिए संभवतः दक्षिण भारत भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता होगा। अब सेल्यूकस से उसका संघर्ष हुआ। जैसे हम जानते हैं कि 311 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटार ने अन्य यूनानी प्रांतपतियों पर निर्णायक विजय प्राप्त की और सिकंदर के जो साम्राज्य था उस पर उसने अधिकार कर लिया। सेल्यूकस निकेटार ने बेबीलोन, बैक्ट्रिया को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ा। लेकिन अब स्थिति भिन्न थी। सिकंदर के समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, कबीलाई राज्य थे, लेकिन अब सेल्यूकस निकेटार का सामना चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना से था। सिंधु पार करते ही चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की सेनाओं में युद्ध हुआ। इसका पूर्ण विवरण यूनानी रोमन साहित्य में नहीं मिलता है, लेकिन केवल एपियानस इस युद्ध के विषय में लिखता है कि उन दोनों में युद्ध के पश्चात संधि हो गई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। एपियानस के अनुसार संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार से रही कि सेल्यूकस ने एरियाना के प्रदेश, जिसमें एरिया जिसको हेरात कहा जाता था, अराकोशिया जिसको कंधार कहा गया, जैड्रोशिया यानी ग्रेडोशिया जो बलूचिस्तान में मकराटंट था, और पेरोपोमिसडई जो काबुल का क्षेत्र था, ये एरियाना के प्रदेश चंद्रगुप्त को प्राप्त हुए। हेरात, कंधार, मकराटंट और काबुल। अब हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की सीमा इन प्रदेशों को प्राप्त करने से ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी और हिंदुकुश पर्वतमाला मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच की सीमा बन गई। विसेंट स्मिथ ने लिखा कि हिंदुकुश भारत की वैज्ञानिक प्राकृतिक सीमा है और 2000 वर्ष से अधिक हुए भारतवर्ष के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसके लिए उसके अंग्रेज उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे, जिसको कि 16वीं व 17वीं शताब्दी ईस्वी के मुगल सम्राटों ने कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया। तो हम देखते हैं कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उस प्राचीन काल में उस वैज्ञानिक जो प्राकृतिक सीमा है उस तक भारत की सीमा फैला दी थी, जिसका स्वप्न अंग्रेज देखा करते थे और मुगल उसको कभी कभी जीत पाए, हमेशा के लिए भी नहीं जीत पाए। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को महान मौर्य सम्राट कहा जाना चाहिए। अब इससे लाभ जो हुआ वह ये लाभ हुआ कि यह क्षेत्र अच्छे घोड़े व सैनिक प्राप्त करने के लिए अच्छा साधन था। यहाँ से मौर्य सेना में अच्छे घोड़े और सैनिक प्राप्त किए जा सकते थे। दूसरा लाभ ये हुआ कि कंधार जाने वाला व्यापारिक मार्ग पर भी अब भारतीयों का नियंत्रण या मौर्यों का नियंत्रण स्थापित हो गया।
चंद्रगुप्त ने संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए और यूनानी राजदूत मेगसनिस पाटलिपुत्र आया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह यूनानी राजकुमारी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्री का जो विवाह हुआ वह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जा सकता था भारत का। चंद्रगुप्त मौर्य ने समस्त भारत का राजनीतिक एकीकरण कर दिया था। हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम उसका राज्य मध्य एशिया में हिंदुकुश पर्वत तक, पश्चिमी भारत में सिंधु नदी सौराष्ट्र तक, दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो भारतवर्ष की नींव रखी और भारत का एकीकरण कर दिया, इसलिए उसे महान कहा जाना चाहिए। जैन धर्म भद्रभाव चरित्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन इस प्रकार से बीते कि एक समय राज्य में 12 वर्ष का दीर्घ अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है चंद्रगिरी पहाड़ पर चला गया और तप करके एक पर्वत की गुफा में अपना शरीर त्याग दिया। इस जैन धर्म में इस तरह से शरीर त्यागने को संलेखना या संथारा विधि कहते हैं। 7वीं शताब्दी लेख में भी इस घटना का वर्णन है। अतः चंद्रगुप्त मौर्य भारत का महानतम शासक था, कुशल प्रशासक था और भारत को विजय दिलाने वाला या भारत का मुक्तिदाता, जिसने विदेशियों के हाथों से भारत को प्रथम बार मुक्ति दिलाई, वह चंद्रगुप्त मौर्य था। और मगध की जनता को धनानंद के अत्याचारी शासन से मुक्ति भी दिलाई और उत्तर पश्चिमी प्रांतों से विदेशी के शासन से भी मुक्ति दिलाई। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाना चाहिए या उसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाना चाहिए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने भारत पर 321 से 297 या 98 तक शासन किया। 321 से 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया और उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने 297 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष शासन किया और बिंदुसार ने 25 वर्ष शासन किया। बिंदुसार अमित्र घात यानी शत्रुओं का संहारक, उसे अमित्र खाद, अमित्र कैटे, सिंहसेन, भद्रसार, वारिसार इत्यादि नामों से पुकारा गया। जैन साहित्य के अनुसार उसकी माँ का नाम दुर्वरा था। कुछ विद्वान उसे चंद्रगुप्त की यूनानी पत्नी से भी उत्पन्न बताते हैं। महावंश टीका में उसकी पत्नी का नाम धम्मा दिया गया है, जबकि अशोकावदान में उसे सुभ्रदांग्री कहा गया है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ व बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार चंद्रगुप्त के पश्चात भी चाणक्य कुछ समय तक बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहा। बाद में खल्लाटक और राधागुप्त को प्रधानमंत्री बनाया गया। तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने 16 राजाओं और सामंतों का नाश किया तथा बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक भूभाग का स्वामी बनाया गया। संभवतः चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य में विद्रोह हुए होंगे, जिसे बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से दबाया होगा। ऐसे ही 2 विद्रोहों का उल्लेख हमें दिव्यावदान में मिलता है, जो तक्षशिला में हुए,
दिव्यावदान के अनुसार प्रथम विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। यह विद्रोह अत्याचारी प्रांतपतियों की नीतियों के विरुद्ध हुआ था। तक्षशिला के इस प्रथम विद्रोह के दमन के बाद अशोक ने खश, जो कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में था, उसको जीता। और तक्षशिला के दूसरे विद्रोह के समय बिंदुसार